स्टूडेंट, हिमानी टॉपिक के अंतर्गत हम हिमानी का अर्थ, हिमानी के कार्य तथा हिमानी के प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हिमानी निर्मित स्थलाकृतियों में हम अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार से हिमानी अपरदन करती है और अपरदित यानी कि अपरदन कार्य के दौरान किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और आज हम अध्ययन करेंगे निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कि किस प्रकार से हिमानी अब निक्षेपण से कितने प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, किस स्थल रूप में किस किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कहते किसे हैं। तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, यानी कि जब हिमानी आगे की ओर बढ़ती है, जब हिमानी आगे की ओर बढ़ती है तो अपने साथ में चट्टानी चूर्णों को लेकर के चलती है और जब इन चट्टानी चूर्णों का आगे परिवहन नहीं कर पाती है, फलस्वरूप ये चट्टानी चूर्ण वहीं पर जमा होने लगते हैं और इस जमाव के परिणाम स्वरूप, इनकी तलछटों के जमाव के परिणाम स्वरूप विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन स्थलाकृतियों को ही हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। क्या होता है निक्षेपण का मतलब? जमाव। निक्षेपण का मतलब जमाव, यानी कि जब हिमानी आगे की ओर बढ़ती है तो अपने साथ में चट्टानी चूर्णों को लेकर चलती है और इन चट्टानी चूर्णों का आगे यानी कि भार अधिक होने के कारण इन तलछटों का आगे परिवहन नहीं कर पाती है। परिणाम स्वरूप ये तलछट जमा होने लगते हैं और जमाव से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन स्थलाकृतियों को हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। अब किस प्रकार से इनकी कौन कौन से निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, तो ये निम्न है, ये निम्न है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां निम्न है। सबसे पहले आती है हिमोड। हिमोड या इसे मोरेन भी कहते हैं। हिमोड या मोरेन किसे कहते हैं? हिमोड या मोरेन। जब हिमानी आगे की ओर बढ़ती है तो अपने साथ में बारीक तलछटों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों को लेकर भी चलती है। जब हिमानी या हिमनद आगे की ओर बढ़ता है तो अपने साथ में बारीक तलछट से लेकर के बड़े बड़े शिलाखंडों को भी लेकर आगे चलता है। परिणाम स्वरूप भार अधिक होने के कारण इनका आगे परिवहन नहीं कर पाता है और ये तलछट जमा होने लगते हैं और जमाव से जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उस स्थलाकृति को हम हिमोड के नाम से जानते हैं। हिमोड दो शब्दों से बना, हिम प्लस ओड। क्या होता है इसका? जैसे जलोढ़, फॉर एग्जाम्पल के लिए जलोढ़, जल के द्वारा बहाकर लाए गए या लुढ़काकर लाए गए। जल ओढ़, जल के द्वारा लुढ़काकर लाए गए या बहाकर लाए गए तलछट। इसी प्रकार से हिम ओढ़, हिम ओढ़ का मतलब होता है हिमनद के द्वारा बहाकर लाए गए तलछट। जब ये जमा होने लगते हैं, इनकी जमा होने लगते हैं तो विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? हिमोड के नाम से जानते हैं। और इन हिमोडों को क्षेत्र के आधार पर अलग अलग नामों से जाना गया है। किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। जैसे पहला है पार्श्विक हिमोड। पहला कौन सा है? पार्श्विक हिमोड। किसे कहते हैं? पार्श्विक हिमोड। जब हिमानी के द्वारा या हिमनद के द्वारा, जब हिमनद के द्वारा तलछटों का जमाव किनारों पर किया जाता है, या इन्हें कह सकते हैं पार्श्वों पर, किनारे या पार्श्वों पर या किनारों पर किया जाता है तो इसे हम पार्श्विक हिमोड के नाम से जानते हैं। दूसरा है मध्यस्थ हिमोड, या इन्हें हम मोरेन भी कह सकते हैं। मध्यस्थ हिमोड, जब दो हिमनद आपस में मिलते हैं, जब दो हिमनद आपस में मिलते हैं
मध्यस्थ पार्श्विक हिमोड भी आपस में मिलते हैं और उनके मध्यवर्ती भाग में जमा तलछट जमा होते हैं उसे मध्यस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। यानी कि निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में हम सबसे पहले अध्ययन कर रहे हिमोड या मोरेन। सबसे पहले तो हिमोड या मोरेन कहते किसे, तो जब हिमानी अपने साथ में बारीक तलछट से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों को लेकर चलती है और आगे की ओर से परिवहन न कर पाने के परिणाम स्वरूप ये तलछट जमा होने लगते हैं और इन जमाव से एक विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं जिसे हम हिमोड या मोरेन के नाम से जानते हैं। क्षेत्र के आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पार्श्विक हिमोड। जब हिमनद के द्वारा तलछटों का जमाव किनारों पर या पार्श्वों पर किया जाता है तो उसे हम पार्श्विक हिमोड के नाम से जानते हैं। डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे हम इसे। दूसरा है मध्यस्थ हिमोड। मध्यस्थ हिमोड जब दो हिमनद आपस में मिलते हैं तो उनके मध्यवर्ती पार्श्विक भाग भी, इनकी मध्यवर्ती पार्श्विक हिमोड भी आपस में आकर मिलते हैं और उनके मध्यवर्ती भाग में जब तलछट जमा होते हैं तो इनके तलछटों का जमाव होगा तो उससे निर्मित जो हिमोड होंगे उन्हें हम मध्यस्थ हिमोड के नाम से जानेंगे। इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा हिमोड है अंतस्थ हिमोड, तलस्थ हिमोड, तलस्थ हिमोड। यानी हिमनद की तली में जब तलछटों का जमाव होता है तो उसे हम तलस्थ हिमोड, नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। हिमनद की तलहटी में जब तलछटों का जमाव होता है तो उसे हम तलस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। चौथा है अंतस्थ हिमोड। किसे कहते हैं अंतस्थ हिमोड? जब हिमानी का अंतिम भाग पिघलने लगता है, जब हिमनद का अंतिम भाग पिघलने लगता है तो परिणाम स्वरूप हिमनद, जब हिमानी का अंतिम भाग पिघलने लगता है तो हिमनद आगे बढ़ना बंद हो जाता है और आगे बढ़ना जब बंद हो जाएगा तो तलछटों का जमाव हिमनद के अग्रभाग में अर्धचंद्राकार रूप से होता है। इसे ही हम अंतस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। इनकी जब हिमानी का जो अंतिम भाग है वो पिघलना बंद हो जाता है और पिघलने के जब बंद हो जाएगा तो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। परिणाम स्वरूप अर्धचंद्राकार रूप से हिमनद के अग्रभाग में तलछटों का जमाव होता है, उसे ही हम अंतस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हिमानी के 4 प्रकार हैं, तलस्थ हिमोड, अंतस्थ हिमोड और पहला पड़ा हमने पार्श्विक हिमोड, दूसरा है मध्यस्थ हिमोड। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यह है हमारा पार्श्विक हिमोड। जब हिमानी किनारों पर तलछटों का जमाव करती है तो इसे हम पार्श्विक हिमोड के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा तलस्थ मध्यस्थ हिमोड। जब दो हिमनद आपस में मिलते हैं तो इनके मध्यवर्ती पार्श्विक हिमोड भी आपस में मिलते हैं, परिणाम स्वरूप तलछटों का जो जमाव होता है तो इसे हम मध्यस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। और तीसरा है तलस्थ। जब तलहटी में तलछटों का जमाव होता है तो उसे हम तलस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। और जब हिमानी का अग्रभाग पिघलने लगता है तो अंतिम भाग पिघलने लगता है तो परिणाम स्वरूप हिमानी आगे बढ़ना बंद कर देगी और यहाँ पर जो तलछट है उनका जमाव अर्धचंद्राकार रूप से होने लगता है तो इसे हम अंतस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। ये हुआ हमारा सबसे पहली स्थलाकृतिय हिमोड। इसके बाद में दूसरा है ड्रमलीन। दूसरा कौन सा है? ड्रमलीन। ड्रमलीन एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति गोलाश्म मृत्तिका से निर्मित, गोलाश्म मृत्तिका से निर्मित हिमानी क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति है। इसका आकार उल्टी नौका के समान, कैसा? उल्टी नौका के समान या कटे हुए उल्टे अंडे के समान दिखाई देता है। और जब
हिमानी आगे बढ़ती है तो हिमानी के जो सामने वाला भाग है वो तो इनकी ड्रमलीन का जो हिमानी के हिन्नर के सामने वाला भाग है वो तो खुरदरा और तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि जो पीछे वाला भाग है ये कैसा होता है, मंद ढाल वाला होता है। और ये मुख्य रूप से एक समूह के रूप में मिलते हैं, तो देखने में ऐसे लगते हैं अंडे की डलिया के समान, अंडे की टोकरी के समान। तो ड्रमलीन हिन्नर क्षेत्रों में निर्मित गोलाकार मृत्तिका से निर्मित एक विशेष प्रकार की आकृति है। दिखने में ये कैसी लगती है, उल्टी नौका के समान या कटे हुए उल्टे अंडे के समान ये समूह के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम अंडे की टोकरी के जैसे लगते हैं। और हिन्नर के जिनकी ड्रमलीन है वो हिन्नर के सामने वाला भाग है वो तो कैसा होता है, खुरदरा और तीव्र ढाल वाला, जबकि विमुख ढाल है वो कैसा होता है, मंद होता है। इस प्रकार की स्थलाकृति होती है। देखिए इस प्रकार से स्थलाकृति बनती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम ड्रमलीन के नाम से जानते हैं। ये मुख्य रूप से समूह के रूप में मिलते हैं। इसके बाद में तीसरी स्थलाकृति है हमारी केम। तीसरी स्थलाकृति है हमारी केम। किसे कहते हैं, केम। केम का मतलब होता है यानी कि जब हिमानी का अग्रभाग पिघलने लगता है, जब हिमानी का अग्रभाग पिघलने लगता है, परिणाम स्वरूप तलछट टीले के रूप में जमा होते हैं, तो इन टीलों को ही हम केम के नाम से जानते हैं। देखिए इस प्रकार से तलछट टीले के रूप में जमा होते हैं, तो इस प्रकार की स्थलाकृति को हम किस नाम से जानते हैं, केम के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं केम। इसके बाद अगली स्थलाकृति आती है हमारी एस्कर। किसे कहते हैं, एस्कर। तो एस्कर देखिए, जब हिमानी अपने साथ में बारीक तलछट से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों को लेकर चलती है और आगे की ओर उन तलछटों का परिवहन नहीं कर पाती है, परिणाम स्वरूप हिन्नर पिघलने लगते हैं और हिन्नर के पिघलने के परिणाम स्वरूप हिन्नर अनेक जलधाराओं में परिवर्तित हो जाता है और परिणाम स्वरूप जो तलछट हैं वो लंबे सकरे लहरनुमा मार्गों के रूप में जमा हो जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं, लंबे सकरे मार्गों के रूप में तलछट जमा होते हैं। उक्त स्थलाकृति को हम एस्कर के नाम से जानते हैं और इन तलछटों के अंदर से होकर जल प्रवाहित होने लगता है। ये मुख्य रूप से यातायात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, इनके किनारे पर मुख्य रूप से सड़क और रेल मार्ग बनाए जाते हैं। जहां पर ये एस्कर बन जाते हैं वहां पर हमें बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी जब हिमानी अपने साथ में बारीक तलछट से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों को लेकर चलती है और परिणाम स्वरूप आगे की ओर इनका परिवहन नहीं कर पाने के कारण ये अनेक जलधाराओं में परिवर्तित हो जाते हैं और तलछटों का जमाव लंबे सकरे लहरनुमा मार्गों के रूप में जमा होता है और परिणाम स्वरूप तलछटों के इनकी जो जल है वो इन तलछटों के नीचे से होकर प्रवाहित होने लगता है, जिससे एक मार्ग बन जाता है। इन मार्गों को एस्कर के नाम से जानते हैं। ये यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अगर एस्कर बन जाए तो उनमें बांध बनाने की जरूरत नहीं होती। इनके किनारे पर सड़क और रेल मार्ग भी बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार की विशिष्ट स्थलाकृति हिमानी क्षेत्रों में। एस्कर के बाद आता है कैटली व हमोक। कैटली व हमोक इसे कहते हैं कैटली व हमोक। देखिए कैटली हिमानी क्षेत्रों में निर्मित विशेष प्रकार के गर्त होते हैं। क्या होते हैं, गर्त, बड़े गर्त होते हैं। इनका निर्माण प्राकृतिक यानी हिमखंडों के पिघलने के परिणाम स्वरूप होता है। तो हिमानी क्षेत्रों में निर्मित विशेष प्रकार के गर्त होते हैं, बड़े गड्ढे होते हैं, जिन्हें हम कैटली के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, बड़े बड़े शिलाखंडों के या हिमखंडों के पिघलने के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है। तो देखिए इस प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम कैटली के नाम से जानते हैं। और कभी कभी इन गर्तों में तलछटों का जमा होने लगता है, तो परिणाम स्वरूप तलछट टीले के रूप में जमा होते हैं और इन टीलों को हम हमोक के नाम से जानते हैं।
ये तो है हमारी कैकली, इनकी गर्द है वो गड्ढे हैं, उन्हें तो हम कहते हैं केकली। और जब इन गड्ढों के अंतर्गत इनके तलछट टीले के रूप में जमा हो जाते हैं, इन टीलों को हम हमोक के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो अंतिम स्थलाकृति आती है हमारी, वो है हिमानी ध्रुव। हिमानी ध्रुव किसे कहते हैं? हिमानी ध्रुव हिमानी क्षेत्रों में यानी हिमनद क्षेत्रों में निर्मित मैदानी भाग को हिमानी ध्रुव कहते हैं। किसे कहते हैं? हिमानी ध्रुव। हिमानी क्षेत्रों में जो मैदान बनते हैं, उन मैदानों को हम हिमानी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां थी, जिनके अंतर्गत पहली आती है हमारी हिमोड या मोरेन, दूसरा ड्रमलीन, इसके बाद में केम, एस्कर, कैकली व हमोक और हिमानी ध्रुव। ये विशेष प्रकार के हिमानी क्षेत्रों में निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां हैं।